हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें चल रही है उसमें हमारा जो बाल विकास है या विकासात्मक मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, तो हम पिछली क्लास में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और जो किशोरावस्था है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जैसे शेष अवस्था में भार क्या होता है, लंबाई कितनी होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है। फिर हम जैसे वंशक्रम और या फिर विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पढ़ लेंगे। उसके अलावा कुछ वंशक्रम के जो नियम हैं, ठीक है, जैसे बीज कोश का, समानता का, विभिन्नता का, एक जो प्रत्यागमन का नियम है, एक अपने मेंडल का आता है, एक अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम आता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे और उसके अलावा थोड़ा बहुत हम वातावरणीय कारकों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना भार वाला या जो हृदय की धड़कन वगैरह है, मस्तिष्क का भार है, शरीर की लंबाई है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेष अवस्था की। शेष अवस्था में जो शारीरिक पहलू है, ठीक है, या फिर हम चलो शारीरिक पहलू ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो शेष अवस्था में शारीरिक पहलू, ठीक है, या शारीरिक विकास। अच्छा, तो शेष अवस्था का टाइम आपको पता ही है, इंग्लिश में याद रखना, इसको इन्फेंसी बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो ये जन्म से 5 या 6 वर्ष, ठीक है, वैसे 6 वर्ष माना जाता है ऑथेंटिक, पर कभी 5 या 6 का आंकड़ा आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें भार की, ठीक है, कि भार कितना होता है। तो जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जो भार है वो होता है लगभग 7 से 8 पाउंड। कितना होता है? 7 से 8 पाउंड, ठीक है। अच्छा, लगभग ये हो गया, मतलब 7 5 35, लगभग 3.5 kg हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर जन्म के समय हो गया, फिर जैसे एक वर्ष, एक वर्ष में ये लगभग तिगुना हो जाएगा, मतलब 7 या 21 से 24 पाउंड, ठीक है। तो अच्छा, और जैसे 5 या 6 वर्ष में, ठीक है, तो शेष अवस्था तक ही लेते हैं हम, 5 या 6 वर्ष तक। तो 5 6 वर्ष में ये लगभग 35 से 40 पाउंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 से 40 पाउंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना भार। अच्छा, फिर बात करते हैं जो हड्डियां हैं, हड्डियों की संख्या, ठीक है, हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या जन्म के समय होती है 270 से लगभग 300 प्लस होती है, ठीक है। और यहाँ पे हड्डियां हैं वो मतलब कोमल होती है और छोटी होती हैं, तो आप छोटी व कोमल लिख सकते हो, ठीक है, छोटी व कोमल हड्डियां होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। या एक काम करें, हम साथ में ही लेके चलते हैं, अलग अलग पढ़ोगे ना तो समस्या आएगी।
या अलग अलग ही बताऊं? तुलना करके करते हैं हम, ठीक है, तुलना करके करते हैं, तुलना में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, याद करने में भी आसानी होगी इसमें, ठीक है। ये हम ऐसे बना लेते हैं एक, ठीक है, तुलनात्मक रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहले आ गया अपना बार, क्या आ गया, बार। तो बार हमने बात की, जन्म के समय कितना होगा, जन्म के समय 7 से 8 पौंड, ठीक है। और एक वर्ष में लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना। और 5 से 6 वर्ष, इसमें कितना हो जाएगा, लगभग 35 से 40 पौंड, ठीक है, 35 से 40। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था, ठीक है। अच्छा, बाल्यावस्था में हमें पता है कि जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। तो हम लगभग मान सकते हैं कि 12 वर्ष तक है ना, लगभग 80 से 85 पाउंड हो जाता है, कितना हो जाता है, 80 से 85 पाउंड, ठीक है। अच्छा, और जो लड़कियों का भार है वो मतलब लड़कों से अधिक रहता है इस एज में, ठीक है। अच्छा, और किशोरावस्था में जैसे बराबर मतलब सॉरी, किशोरावस्था में विकास है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्रौढ़ अवस्था होती है उसका लगभग 90%, तो प्रौढ़ अवस्था के भार का 90% भार हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भार, ठीक है, शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, ठीक है। मतलब जब वयस्क अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में जितना उसका भार होगा ना, लगभग 90% वेट है वो उसका किशोरावस्था में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर पे है अपनी हड्डियों की संख्या, क्या है, हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या में शेषवावस्था में मतलब हम बात करते हैं लगभग 270 से लेकर या 300 प्लस, ठीक है। अच्छा, वो हमने बात कर ली कि हड्डियाँ छोटी होती है और कमज़ोर भी होती है, कोमल हड्डियाँ होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगभग 350 हड्डियाँ हो जाएगी, कहाँ पे, बाल्यावस्था में, ठीक है। और एक इसके बाद जैसे ओसिफिकेशन की प्रक्रिया होगी जिसको अस्थिकरण कहते हैं, ठीक है, ओसिफिकेशन या अस्थिकरण। फिर हड्डियाँ क्या है, जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और हड्डियों की संख्या घट जाएगी और बहुत सारी कुछ हड्डियाँ होती है जो मिलकर मजबूत हड्डी का निर्माण करती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो गई, और अपने किशोरावस्था में है ना, वो कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी, फिर वो 206 ही रहती है अंत तक, ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3 नंबर पहलू, जो है लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी होती है, शेषावस्था में कितनी होती है, तो मैं जन्म के समय बताता हूँ। तो जन्म के समय अपनी जो है लगभग 20 इंच, कितनी, 20 इंच, यानी लगभग आप मान के चलो 50 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे एक वर्ष में ये लगभग हो जाएगी अपने 27 से 28 इंच, ठीक है। और 5 या 6 वर्ष की आयु में है वो लगभग 40 से 42 इंच हो जाएगी, ठीक है। ये तो आ गया अपना शेषावस्था का। अच्छा, फिर बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 2 या 3 इंच है ना, 2 या 3 इंच प्रति वर्ष बढ़ती है, ठीक है।
प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। ठीक है। अच्छा, प्रतिवर्ष वृद्धि। ठीक है। और हम मान के चलते हैं मतलब 12 वर्ष तक है ना, 12 वर्ष की आयु में लगभग लगभग ये हो जाती है जो 50 से 55 इंच के आसपास माना जाता है। ठीक है, 50 से 55 इंच। ठीक है। अच्छा, फिर किशोरावस्था में मतलब लंबाई है वो जैसे अधिकतम मैक्सिमम जितनी होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती। ठीक है, यानी परिपक्वता आ जाती है ना, तब हाइट का बढ़ना रुक जाता है। ठीक है, वेट का बढ़ना या कम होना वो तो मतलब आगे भी जीवन में चलता रहता है, पर हाइट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो, अब आगे जैसे एक अपना मस्तिष्क का भार आता है। ठीक है, तो 4 नंबर मस्तिष्क का भार। ठीक है, मस्तिष्क का भार जैसे जो सिर और धड़ का अनुपात है वो तो 1/4 होता है। ठीक है, 1:4। और जन्म के समय ना लगभग जो मस्तिष्क का भार है वो 350 ग्राम यानी 350 ग्राम होता है। ठीक है। अच्छा, फिर मतलब ये वयस्क का 25% होता है, आप 1:4 लिख लो। और ये क्या है? अच्छा, फिर जैसे 6 वर्ष की आयु में है ना, 6 वर्ष में ये लगभग 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है। ठीक है, यानी लगभग 90%। अच्छा, फिर अपनी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में जैसे अंत तक है ना लगभग 12 वर्ष में, वो हो जाता है 1300 से 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे पूर्णतः जैसे 13.5 से 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, ये वेट हो जाता है किसका? मस्तिष्क का। अच्छा, फिर तो अब आती है हृदय की धड़कन। क्या आती है? हार्ट रेट, हृदय की धड़कन। ठीक है, तो हृदय की धड़कनें यहाँ पे होती है लगभग 140 बार पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 140 बार हार्ट वो धड़कता है शेषावस्था में। ठीक है, और यहाँ पे लगभग मतलब हम मान के चलते हैं कि 6 वर्ष के अंत तक है ना ये घटकर जैसे 140 से 100 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और 12 वर्ष में है ना, लगभग 12 वर्ष की एज में बाल्यावस्था के एंड में ये लगभग 85 से 90 बार पर मिनट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपको लास्ट में पता ही है अपने किशोरावस्था में 72 बार पर मिनट है। फिर ये एवरेज यही रहता है लगभग। ठीक है, यदि स्वस्थ मनुष्य है तो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भार हो गया, लंबाई हो गई। ठीक है, और हड्डियों की संख्या हो गई, मस्तिष्क का भार, हृदय की धड़कन हो गई। अब बच्चे अपने दांत और मांसपेशियां। तो अब जैसे दांत है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र आता है। एक तो आता है 21-23 × 2। ठीक है, जैसे ये होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो ये 21-23 वाला है ना, ये है वयस्क का। क्या है? वयस्क का सूत्र। ठीक है, और वयस्क के सूत्र में जैसे ये 2 ये और 2 4, 4 दूनी 8, यानी इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, फिर कैनाइन है, कैनाइन जैसे 1 और 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर है प्रीमोलर, प्रीमोलर में जैसे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और फिर है मोलर, मोलर में जैसे 3 दूनी 6, 3 3 6, 6 दूनी 12। तो ये इनका आप टोटल करोगे ना, तो 12 और 8 20, 20 4 24, 8 है 32। ठीक है, तो ये आ गई कुल संख्या। क्या आ गई? कुल दांतों की संख्या। ठीक है, ये अपना इसका सूत्र हो गया। तो अब अपने दांतों की संख्या आ गई। ठीक है, तो शेष अवस्था में लगभग जैसे 6 माह में है ना,
और दूध के दांत मतलब जो अस्थायी दांत होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो 6 माह में दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत हो गए। अच्छा, और लगभग 4 या 5 वर्ष की आयु में ना, 4 या 5 वर्ष में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमें बाल्यावस्था में दांतों की संख्या क्या रहती है। तो लगभग बाल्यावस्था के अंत तक यानी 12 वर्षों तक है ना इनकी संख्या 27 से कितनी हो जाती है? 28 दांत की, ठीक है। और फिर जो किशोरावस्था में है वहाँ पे 4 विजडम टीथ हो रह जाते हैं, ठीक है, जिनको अक्कल दांत या चोर दांत बोलते हैं, ठीक है, विजडम टीथ। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है, ठीक है। तो ये अपनी दांतों की संख्या होगी, ठीक है। फिर जैसे एक बचता है अपना जो मांसपेशियां हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों में जैसे शेष अवस्था में है, यहाँ पे जो अपना शरीर होगा ना, तो शरीर का जो कुल भार है, तो शरीर के कुल भार का यहाँ पे 23% होगा। मांसपेशियाँ कितनी होगी? 23%, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगी फिर 10% और बढ़ जाएगी बाल्यावस्था में, 33% हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 44% से 45% हो जाएगी मांसपेशियाँ, ठीक है, अपने शरीर के भार की, ठीक है, शरीर के भार की, ठीक है। अच्छा, ये अपनी बात हो गई जो शारीरिक विकास है उसकी। अब हम बात करते हैं आगे। तो अपना शारीरिक विकास हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ 2 नंबर पे, जो हमारा मानसिक विकास है। क्या है? या इसको संज्ञानात्मक विकास, इंग्लिश में लिखोगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, मानसिक विकास है, अब जैसे शेष अवस्था है, ठीक है। तो शेष अवस्था में जैसे विकास की गति क्या होती है? तीव्र होती है, ठीक है। अच्छा, अब शेष अवस्था में जैसे जीन पियाजे ने बताया था, ठीक है, कि एक तो जो हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो सेंसेशन है हमारी, जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो जैसे छूना है, ठीक है, या देखना या सुनना, यानी सेंसेस के माध्यम से, जो संवेदी अंग है ना, संवेदी अंगों के माध्यम से देखना, छूना, सुनना, ये क्या है? शुरू कर देगा, ठीक है। और जैसे स्मेल लेना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, इसमें जो मानसिक विकास है शेष अवस्था का, ठीक है। उसके अलावा जैसे मतलब इनके माध्यम से सीखेगा, ये तो आपको पता है। अच्छा, और जैसे एक गुण आता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोलते हैं? यानी वस्तु स्थायित्व का गुण। क्या आएगा? वस्तु स्थायित्व का गुण। इसका मतलब क्या है? यानी जो चीज सामने नहीं है, ठीक है, उसका भी मतलब वो समझेगा कि वो चीज है। यदि वो सामने नहीं है ना तो भी वो है। और ये एज मानी जाती है लगभग 8 से 12 माह, ठीक है। तो 12 माह का बच्चा है ना, वो जो अपनी माता को है ना, वो सामने नहीं होने पर भी बोलेगा कि भी उसका अस्तित्व है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। कोई जैसे वस्तु है, तो वस्तु मतलब कोई ओझल हो गई, ठीक है। तो वस्तु के आप लिख सकते हो ओझल होने पर, वस्तु के ओझल होने पर भी उसके अस्तित्व का बोध होता है, ठीक है।
कि कोई वस्तु सामने नहीं है तो उसका भी उसको बोध है कि ये सामने नहीं है तो क्या हुआ, ये है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब इसमें मैं एक दो बातें और बताता हूँ आपको। तो एक तो जो सेंसरी या सेंसर्स के माध्यम से सीखेगा वो हो गया, एक अपना ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ठीक है, एक जो हम जीन प्याजे में पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व। ये 4 स्टेज है जीन प्याजे की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, तो उनमें ये सेकंड वाली का इन्होंने बताया जो लगभग 3 से 5 वर्ष की एज है जो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 से 5 वर्ष। ठीक है, इसमें जैसे एक तो थिंकिंग चालू हो जाएगी उसकी। ठीक है, थिंकिंग मतलब चिंतन का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे भाषा का विकास हो गया। ठीक है, भाषा का विकास ये भी तीव्र गति से होता है। ठीक है, अच्छा, एक याद रखना, मैंने आपको इगोसेंट्रिज्म बताया था जो शेष अवस्था की जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी, एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो चिंतन होता है वो आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? आत्म केंद्रित, यानी इगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, अच्छा, और चिंतन होता है वो अतार्किक होता है, उसमें तर्क नहीं होते। तो ये बातें हो गई अपने मानसिक विकास में जो शेष अवस्था में। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था का मानसिक विकास। ठीक है, 6 या 7 कर लो। ठीक है, अच्छा, बाल्यावस्था में जैसे एक तो अपन जीन पियाजे की जो कॉन्क्रीट स्टेज है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? हम जीन पियाजे में डिटेल से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे एक तो जो मूर्त तर्क है वो समझने लग जाएगा, जो हम प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तुओं की बात करते हैं वहां तक। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक तो यहाँ पे तर्क शक्ति का विकास। ठीक है, हालांकि वो मूर्त चीज़ों को ही मतलब मूर्त तरक्की करेगा, जो चीज़ें जिनका अस्तित्व है। ठीक है, सामने है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अच्छा, तो तर्क शक्ति का विकास। ठीक है, अच्छा, और एक ये लिख लो, केवल प्रत्यक्ष या फिर मूर्त वस्तुओं तक सीमित, मूर्त वस्तुओं तक। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। अच्छा, एक जैसे उसको बोलते हैं कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं संधारण। क्या बोलते हैं? या फिर नहीं, संधारण तो नहीं होगा, संरक्षण। क्या बोलते हैं? संरक्षण, संरक्षण और वर्गीकरण, इसकी क्षमता भी विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। ये शब्द ऐसे कैसे आते हैं इंग्लिश वाले? ठीक है, ऑप्शनों में कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, आपको ये पूछ लेगा वो। ठीक है, कि बाल्यावस्था के दौरान मानसिक विकास है वो। ठीक है, तो उसमें जैसे ऑप्शन में संरक्षण दे देगा। ठीक है, अच्छा, जो हाइपोथेटिक थिंक हाइपोथेटिक और डिडक्टिव थिंकिंग है उसके बारे में बता देगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में दे देगा। ठीक है, अभिसारी अपसारी। तो इंग्लिश वाले नाम है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। अच्छा, तो संरक्षण और जो वर्गीकरण है उसका मतलब क्या होता है? तो एक तो जैसे किसी वस्तु का आकार हो गया, जैसे आपने देखा है कि बाल्यावस्था में एक जो चूर्ण की एक लंबी सी ऐसे डंडी सी आती थी, पतली सी,
एकदम, मतलब अपनी अंगुली से भी पतली, ठीक है। और वो फुल लंबी आती थी, ठीक है। और 1 रुपए की आती थी हमारे टाइम में, ठीक है। उसमें जैसे बोरकुट वाली चूरन भरी हुई होती थी, ठीक है। तो वो लंबी वस्तुएं, मतलब बालक है वो ज़्यादा उसको क्या समझते हैं कि इसमें ना, मतलब ये बड़ी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है वो चीज़, ठीक है। तो उस चक्कर में मतलब आप ये सोच के देखो कि जिसने भी वो बिजनेस चलाया है वो भी जो बालकों की मनोविज्ञान के गुणों को समझता है, ठीक है। तो उसको भी मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है, इसलिए उसने इस प्रोडक्ट को इस तरह से प्रदर्शित किया है कि बच्चे ज़्यादा वो ये सोचेंगे कि इसमें ज़्यादा है। जैसे एक गिलास है, ठीक है, वो तो चौड़ा है और छोटा है, हाइट में कम है। और एक गिलास पतला सा है, ठीक है, पर वो लंबा है। तो उसमें भी दूध भरा है और इसमें भी दूध भरा है, तो बच्चा कौन सा पसंद करेगा? ये लंबे वाला। हालांकि चाहे इससे कम दूध आए इसमें, ठीक है, पर वो क्या सोचेगा? इसमें ज़्यादा है। तो एक तो हो गया जैसे आकार, उसके अलावा भार हो गया, संख्या हो गई, ठीक है, संख्या हो गई। संख्या के अलावा जैसे हमने बात की इसमें आयतन की, ठीक है, आयतन हो गया। इसको समझने की क्षमता है ना, वो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है उसमें, ठीक है। तो जैसे 6 वर्ष तक का बालक है ना, वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा, ठीक है, यानी शेषावस्था वाला। और जैसे 3 से 5 वर्ष का बालक है ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। अच्छा, इस अवस्था में, बाल्य अवस्था में क्या होगा? इसका गुण आ जाएगा, ठीक है, आयतन को समझने का, संख्या, भार किसमें ज़्यादा है, आकार, ठीक है, ये लंबी है तो क्या हुआ, ठीक है, इसमें। तो ये चीज़ें आ गई। तो एक तो हम बात करते हैं कि बाल्य अवस्था में तर्क शक्ति का विकास होगा और केवल जो मूर्त या जो प्रत्यक्ष वस्तु है वहां तक ही सीमित होगा। एक इसमें संरक्षण और वर्गीकरण यानी कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन का गुण आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी और बात करते हैं इसमें, एक दो कोई। अच्छा, एक आता है जैसे मतलब हमने मूर्त तर्क की बात करी है, ठीक है। तो एक क्यूरियोसिटी भी आएगी यहाँ पे, यानी जिज्ञासा। क्या आएगी? जिज्ञासा। और जिज्ञासा के साथ भी हम लिख सकते हैं समर्थी, ठीक है, मेमोरी। इसमें कौन कौन से गुण आएंगे जिज्ञासा और समर्थी में? इसमें जैसे हमने बात की, एक तो यहाँ पे जो चिंतन होगा वो उसका मूर्त होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मूर्त चिंतन। क्या लिखेंगे? मूर्त चिंतन। इसके अलावा जैसे तर्क हो गया, रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, एक जो स्मरण शक्ति है, ठीक है, क्या है? स्मरण शक्ति यानी रिकॉल पावर है उसकी, वो, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इन चीज़ों में वो है, वो मतलब तेज गति से वृद्धि होने लगती है, तो आप लिख दो तीव्र वृद्धि, ठीक है। इन गुणों में क्या होगी? तीव्र वृद्धि होगी। तो ये बात हमने की किसकी? बाल्यावस्था की। हालांकि जो मूर्त चीजें या मूर्त वस्तुएं होगी या मूर्त समस्याएं होगी, वहां तक ही उसका समस्या समाधान होगा, ठीक है। आप ये मत ज्यूम कर लेना कि जो समस्या समाधान होगा वो अमूर्त भी होगा। अमूर्त इसमें नहीं होगा, अमूर्त किशोरावस्था में आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं अब मैं किशोरावस्था के मानसिक विकास की, ठीक है। किशोरावस्था यानी टीन एज, 13 से 19 वर्ष, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे मतलब मूर्त तर्क था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमूर्त। तो जीन पियाजे की किशोरावस्था से संबंधित एक मैंने आपको बताया था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नाम से दी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? इसमें जैसे हमने बात की, एक तो आ जाएगा अपना अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन आ गया। उसके अलावा जैसे कल्पना आ गई। क्या आ गई? कल्पना। एक जैसे हाइपोथेटिको जो रीजनिंग है, जिसको परिकल्पनात्मक या हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, ठीक है।
या इसको विकल्पनात्मक तर्क भी बोल सकते हो, ठीक है, हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है। इसका क्या है, यहाँ पे पूर्ण विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण विकास। इसके अलावा भी है, जैसे अपसारी चिंतन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभिसारी चिंतन आ जाएगा। अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट, क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और एक आ जाएगा अभिसारी, अभिसारी चिंतन, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। अच्छा, और एक दो चीजें और बात करते हैं, जैसे उसकी कोई डे ड्रीमिंग है, दीवा स्वप्न बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमने बात की दीवा स्वप्न या की जो प्रवृत्ति है वो भी आ जाती है, दीवा स्वप्न, ठीक है। दीवा स्वप्न को बोलते हैं डे ड्रीमिंग, क्या बोलते हैं? डे ड्रीमिंग। अच्छा, उसके अलावा चीज़ों को मतलब दूर तक समझने की भी क्षमता आ जाती है भी उसके अंदर की बातें हैं। तो हम जैसे दूरदर्शिता, ठीक है। अच्छा, और अन्य जो अमूर्त समस्याएं हैं, ठीक है, अमूर्त समस्याओं को हल करने की मतलब मेच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्वता, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी अपने मानसिक विकास की, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था। तो हमने शारीरिक विकास देख लिया तीनों अवस्थाओं का, उसके बाद हमने मानसिक विकास देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं हम शिशुअवस्था की। शिशु, तो शिशुअवस्था में जैसे बच्चा जब शिशु होता है या थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1-2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, तो उसका अपनी माता के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट, क्या बोलते हैं? यानी आसक्ति या स्पर्श सुख, आसक्ति, आसक्ति, ठीक है। या यहाँ पे एक प्रयोग आता है आसक्ति पर, हैरी हार्लो का, हैरी हार्लो का एक प्रयोग आता है। इन्होंने प्रयोग किया बेबी मंकीज पर। किस पर किया? बेबी मंकीज, यानी जो छोटे बंदर के बच्चे थे उन पर प्रयोग किया। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया कि जैसे हम थ्योरी भी पढ़ेंगे वैसे, तो इन्होंने 2 माता बनाई, ठीक है। जैसे आप ये मान 2 माता बनाई, ठीक है। तो एक तो तार वाली माता थी, ठीक है, और एक माता और थी, ठीक है। तो इन्होंने जैसे देखा कि तार वाली माता है उस पर जैसे इन्होंने गद्देदार, जैसे हम कह सकते हैं कि उसको रूप दिया कि जब, और ये जैसे दूध वाली माता होगी, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि दूध पीने के लिए तो इस माता के पास आते थे, ठीक है, पर जब खेलना होता था तब तार वाली माता के साथ खेला, और फिर है ना जब इनको भूख लगती थी तो वो दूध वाली माता के पास जाते थे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अटैचमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी शिशु है ना वो सबसे पहले जैसे अपनी माँ या जो उसकी संरक्षक है उसके प्रति प्राथमिक जो अटैचमेंट है वो विकसित कर लेता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख दो, यहाँ पे एक वोल्बी का प्रयोग भी आता है, वोल्बे का, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि जो शिशु है वो क्या है, सबसे पहले जो उसकी माँ है, ठीक है, तो माँ के प्रति क्या होगा, प्राथमिक अटैचमेंट या आसक्ति,
प्राथमिक आसक्ति क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब एक जैसे शेष अवस्था में बच्चा खेलता है तो हम देखते हैं कि शुरू में बच्चा अकेला खेलता है, ठीक है, और फिर जैसे वो 3-4 वर्ष में मतलब जो उसके समानांतर खेल है उस वो भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक एकाकी खेल इस चीज़ का भी शेष अवस्था में क्या होता है, सामाजिक रूप से होता है। ठीक है, इसलिए ये सामाजिक विकास में आता है एकाकी खेल। तो पहले तो अकेला खेलता है, पहले क्या खेलता है, अकेला, और बाद में जैसे 3-4 वर्ष का हो जाता है तो क्या होता है, मतलब समानांतर खेल खेलता है, समानांतर। ठीक है, तो ये हो गया अपनी शेष अवस्था का सामाजिक विकास। इसके अलावा एक गुण हम जो पढ़ चुके हैं कि बच्चा है जैसे मतलब सामाजिक विकास तो होता है मतलब होता नहीं है पर शुरुआत हो जाती है। हमने शेष अवस्था में बात की थी कि सामाजिक विकास की क्या हो जाती है, शुरुआत, तो ये शुरुआत ही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक जो इगोसेंट्रिज्म वाला बताया था मैंने, आत्म केंद्रितता, ठीक है, आत्म केंद्रितता, आत्म केंद्रितता में मतलब सामाजिक नियमों को नहीं समझता ये। ठीक है, स्वयं की जो उसकी आवश्यकताएं हैं वहां तक ही वो सीमित रहता है। ठीक है, और वो जो खुद चाहता है वही सबसे वो चाहता है कि वो जो कह रहा है वही सही है और उसको ही माना जाए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि सामाजिक नियम है वो नहीं समझता और जो स्वयं की आवश्यकताओं को है या स्वयं की आवश्यकताओं तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो ये हो गया अपना शेषावस्था का सामाजिक विकास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है, ठीक है, इसमें क्या क्या, तो बाल्यावस्था में वो जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ या उसके जो ग्रुप है उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं टोली की आयु। क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था विशेषताओं में, तो गैंग एज, क्या बोला था, गैंग एज। ठीक है, टोली की आयु यानी उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, या इसको लिख दो पीयर ग्रुप्स। ठीक है, जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं मतलब जो मित्र समूह है उसके, उसमें मतलब वो खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण जैसे मान लेता है या वो महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है। और उसमें क्या है, जैसे सहयोग करके खेलने, जैसे उसको बोलते हैं शब्द आता है सहयोगात्मक, सहयोगात्मक खेल। और इसके साथ एक शब्द और आता है समूह नियम। क्या आता है, समूह नियम। ठीक है, ये क्या करता है, वो सीखता है यहाँ। तो एक तो टोली की आयु हो गई, एक ये हो गया। ठीक है, एक जैसे उसका अ, विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है तो स्कूल एडजस्टमेंट, जैसे विद्यालयी समायोजन, क्या बोलते हैं इसको, विद्यालयी समायोजन। ठीक है, तो विद्यालय समायोजन में जैसे हमें इरिक्सन का सिद्धांत पढ़ेंगे, इरिक्सन का। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, तो उन्होंने जो एक अवस्था बताई है परिश्रम बनाम हीनता, क्या बताई है, परिश्रम बनाम हीनता, ये क्या है, बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडस्ट्री वर्सेज इनफीरियोरिटी, क्या बोलते हैं, इनफेरियोरिटी। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें परिश्रम बनाम हीनता का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी समझ, वो सामाजिक स्वीकृति है उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। ठीक है, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा होती है। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे अपना जैसे आ गया किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो सामाजिक विकास है,
13 से 19 वर्ष। अच्छा, अब जैसे इरेक्शन में हमने पढ़ी पहचान बनाम जो हीनता है, सॉरी परिश्रम बनाम हीनता। तो इरेक्शन एक अपनी किशोरावस्था से संबंधित और बताते हैं जो कि सामाजिक विकास से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में जैसे पहचान का संकट आता है। क्या आता है? पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो क्या आता है? पहचान संकट, पहचान संकट। ठीक है, अच्छा, तो इरिक्सन में इन्होंने जो एक अवस्था उठाई थी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। आपको मैं ये 8 स्टेज की एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे 20 3 बारी पीक कर। ठीक है, 3 बार पीक कर। रुको, जगह को मैं थोड़ी बताता हूँ ये होने के बाद। देखो, 20 3 बारी पीक कर, गणा जना संपूर्ण। ठीक है, एक तरफ तो ये आपको याद रखना है, दूसरी तरफ इसके सिमिलर आपको याद रखना है अल दो ही बू ए स्थि नी। ठीक है, अगर ये ट्रिक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो आपको एक और ट्रिक बताऊंगा इसमें। ठीक है, वो भी याद रहेगी। तो विष 3 बारी पीकर गणा जना संपूर्ण और अल दो ही भू अस्थिनी। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और घनिष्ठता बनाम अलगाव, और जनात्मकता बनाम स्थिरता, और यानी जनात्मकता को बोलते हैं इंग्लिश में जनरेटिविटी, वैसे जो स्टेगनेशन। ठीक है, और संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे 8 अवस्थाओं की शॉर्ट में। ट्रिक भी बताऊंगा आपको, 2 ट्रिक बताऊंगा, जो याद रहे वो याद रख लेना आप। मेरी बेस्ट ट्रिक तो यही है। अच्छा, तो अब हमने बात की जो पहचान का संकट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास के तहत है, उसमें क्या होता है कि मतलब उसकी पहचान बनाने का और अपना वो खुद का रोल अदा कर सके, ये मुख्य चुनौती रहती है। जैसे एक किशोर कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो ये क्या है? पहचान का संकट ही है एक। ठीक है, वो खुद को जानने की कोशिश करता है। अच्छा, ये लगा। एक आपको पता है कि इसमें जो हेटेरोसेक्सुअलिटी है, यानी विषमलिंगी आकर्षण, क्या है? विषमलिंगी आकर्षण। ठीक है, हेटेरोसेक्सुअलिटी। ये किया आ जाएगा। तो विषमलिंगी आकर्षण में जैसे ये क्या करेगा? बाल्यावस्था में जैसे समलिंगी आकर्षण होता है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी होता है, तो वहां से ये हटकर मतलब समलिंगी समूह से हटकर है वो विषमलिंगी मित्रता, यानी लड़का है वो लड़कियों के साथ और लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ। ठीक है, तो हटकर और घनिष्ठ संबंधों में मतलब रुचि होगी इनकी, और एक विषमलिंगी आकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, घनिष्ठ संबंधों में रुचि। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे एक इनको स्वतंत्रता भी चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता। ठीक है, अच्छा, मतलब ऑटोनॉमी की ज़्यादा इनको वो इंडिपेंडेंस की। ठीक है, एक स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी क्या होती है? स्वायत्तता। ठीक है, तो स्वतंत्रता और स्वायत्तता की क्या होगी? इच्छा या चाह है। ठीक है, ये भी किस में आता है? इसमें। तो अब हम बात कर चुके हैं एक तो अपने शारीरिक विकास की, फिर मानसिक विकास और सामाजिक विकास, तीनों अवस्थाओं के हमने कर लिए। अब हमारा जो 4 नंबर पे आता है वो है अपना संवेगात्मक विकास। क्या है? संवेगात्मक है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट।
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अपने स्वयंगात्मक विकास की, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम बात करेंगे किसका, शेष अवस्था का जो स्वयंगात्मक विकास है, शेष अवस्था, ठीक है। अच्छा, शेष अवस्था में जैसे एक अपना ब्रिजेज का आता है, ठीक है, ब्रिजेज या ब्रिजेस जो भी मतलब इंग्लिश में नाम है इनका। ठीक है। अच्छा, तो ब्रिजेज के अनुसार है वो, मतलब जन्म के समय है ना, जन्म के समय शेष अवस्था में जन्म के समय एक एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तेजना, क्या बोलते हैं, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जन्म के समय क्या होगी, शिशु में उत्तेजना होगी। अच्छा, फिर जैसे 2 वर्ष की उसकी आयु हो जाएगी ना, तो उसमें जैसे भय हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया, अच्छा उसके अलावा जो स्नेह है वो हो गया, ठीक है, स्नेह के अलावा जैसे घृणा हो गया एक, ठीक है। तो ये इतने स्नेह का ये 2 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शिशु अवस्था में हमने पढ़ा था कि जो स्नेह होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी अस्थिर, क्या होते हैं स्नेह, तो अस्थिर स्नेह यानी अनियंत्रित भी होते हैं ये, ठीक है, अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो संवेगों की जो मतलब तीव्रता है, मतलब या हम बात करें कि इनकी इंटेंसिटी है, ठीक है, संवेगों की वो तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, पर वो थोड़े समय के लिए होती है, मतलब क्षणिक होती है, ठीक है। और बच्चा जैसे हम देखते हैं कि शिशु है वो जैसे रो रहा है तो हम उसको हंसा भी सकते हैं कुछ ही पल में, ठीक है, तो वो थोड़े समय के लिए होती है। तो आप ये मतलब देख सकते हो कि अस्थिर संवेग होते हैं, तो संवेग तीव्र, तीव्र किंतु क्षणिक, ठीक है, ये नाम बहुत रहेगा अपना, थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। मोटा मोटी अगर वैसे तो प्रश्न बहुत कम पूछते हैं आजकल संवेगों से, पर फिर भी हमें ना जो मेन मेन है वो कर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में अ, हमें पता है कि एक तो मैंने बात की थी कि जो इमोशन है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो संवेगात्मक है स्थिरता, संवेगात्मक है, ठीक है। अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि संवेगों पर क्या आ जाता है, संवेगों पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अच्छा, और एक ये कह सकते हो कि इसके साथ ही जो बालक है वो जैसे अपने संवेगों को छिपाने लगता है और नियंत्रित करने लगता है, ठीक है। तो अ, मैं इसे लिख देता हूँ, बालक अपने संवेगों को छिपाना या लिख सकते हैं नियंत्रित करना सीखता है, ठीक है। तो ये अपने बाल्यावस्था का वो आ गया। अच्छा, एक हमने बात की थी कि ये लुप्त अवस्था है, मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था की जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें कंपटीशन की भावना पैदा होती है, प्रतिस्पर्धा की, ठीक है, और इसमें ईर्ष्या भी पैदा होती है, ठीक है। तो आप ये लिख दो, ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा दोनों साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे भाई बहन है या उसके सहपाठी है, उससे क्या करेगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या पैदा होने लग जाएगी। तो भाई बहन या फिर सहपाठी, ठीक है, सहपाठियों से ईर्ष्या, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा जैसे एक जो भय है, ठीक है, भय के साथ जैसे गर्व हो गया उसका, ठीक है, प्राइड बोलते हैं क्या इसको, तो भय और गर्व यानी प्राइड,
की भावना का विकास, की भावना का विकास। ठीक है, तो यह चीजें आ गई अपने बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो किशोरावस्था का जो संवेगात्मक विकास है, क्योंकि किशोरावस्था में भी तो क्या होते हैं, संवेग सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास। ठीक है, अच्छा, अब किशोरावस्था में जैसे हमने बात की थी, एक तो उसमें तनाव ज्यादा होता है। ठीक है, और जो संवेग है वो बहुत ज्यादा मतलब हावी होते हैं। तो आप लिख सकते हैं संवेगात्मक उपद्रव। ठीक है, और साथ में क्या जाएगा, तनाव, स्ट्रेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, संवेगात्मक उपद्रव और तनाव का। तो हमने एक बात की थी स्टैनले हॉल की, आपको याद है तो, स्टैनले हॉल। ठीक है, तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को मतलब उन्होंने बताया था कि ये तनाव, तूफान है, संघर्ष और विरोध की अवस्था है। या भूल गए थे हम करना, ये परिभाषा नहीं बताई थी क्या स्टैनले हॉल की आपको, कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था, ठीक है, तनाव, तनाव तूफान, तनाव तूफान, संघर्ष, संघर्ष व विरोध की अवस्था है। ये किसने बोला, स्टैनले हॉल ने। ठीक है, अच्छा, एक हमने बात की जो किशोरावस्था में क्या है, संवेगों की तीव्रता होती है, संवेगों की तीव्रता। ठीक है, यानी जो उसके प्रेम है, ठीक है, या फिर जैसे दया हो गई, क्रोध हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जैसे उत्साह हो गया। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा हावी होते हैं इस टाइम में। वो प्रेम भी, दया, क्रोध, गुस्सा आएगा ना एक किशोर को तो बहुत जोर से आएगा। ठीक है, अच्छा, एक इसमें जैसे उसका मूड है, मूड को क्या बोलते हैं, सीधे लिख लो, मूड, मूड में अचानक बदलाव। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, मूड में अचानक बदलाव, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो मूड स्विंग, बहुत ज्यादा होता है उसको। क्या होता है, मूड स्विंग। ठीक है, ये चीजें किस में आ गई, किशोरावस्था में। तो हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो मेन है, तो 5 नंबर आ गया क्या, नैतिक विकास, इसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, पॉल वर्क का पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा, तो मोरल डेवलपमेंट में जैसे पहले हम बात करते हैं शेष अवस्था की। तो शेष अवस्था में, शेष, तो शेष अवस्था है ये पॉल वर्ग के अनुसार है ना, जो प्री कन्वेंशनल स्तर है ना, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हिंदी में प्राक, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल जो स्तर है, इसमें क्या है कि इसके अनुसार हम देखते हैं कि बच्चों में क्या नहीं होती, नैतिकता नहीं होती। क्या नहीं होती, नैतिकता नहीं। ठीक है, यानी नैतिक विकास नहीं होता इसमें। अच्छा, एक जब हमें ये पढ़ेंगे तो इसमें आता है एक, मतलब कि बच्चा है वो मतलब या तो आज्ञा पालन करता है या दंड के डर से है वो क्या है, कहना मानता है। तो हम लिख सकते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओबीडियंस, या आज्ञा पालक एवं दंड, ऐसे लिख दो, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो मतलब इनमें आ गया, जैसे एक तो उसके सही गलत का निर्णय, क्या आ गया,
सही गलत का निर्णय वो क्या है कि केवल उस पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त करने या फिर दंड से बचने। किससे? दंड से बचने के लिए। ठीक है, या दंड से बचने के आधार पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शेष अवस्था में क्या है कि बच्चा जो सही गलत का जो निर्णय लेता है, ठीक है, या कोई भी निर्णय करता है वो सही गलत का, ये सही है या गलत है, ठीक है, तो वो केवल या तो उसको कोई पुरस्कार मिल रहा होगा इसलिए लेगा, या फिर वो किसी दंड से बचने के लिए ले रहा होगा। ठीक है, तो ये अपनी बात आती है जो कोलबर्ग के अनुसार। ठीक है, हम विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे कोलबर्ग का। ठीक है, 3 लेवल और उसकी 6 जो अवस्थाएं हैं वो सारी पढ़ेंगे। उसमें भी आपको एक ट्रिक दूंगा याद करने के लिए, ताकि आपको 6 अवस्थाएं याद रह जाए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, जो बाल्य अवस्था का नैतिक विकास है उसकी बात करते हैं। तो शिशु अवस्था में क्या है, नैतिक विकास नहीं होता है ऑफिशियली, पर वो दंड और पुरस्कार के लिए नैतिक व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, पर होता नहीं है वो नैतिक विकास। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की। बाल्य अवस्था, अब बाल्य अवस्था में जो कोलबर्ग का है वो आता है कन्वेंशनल स्तर। क्या आता है? कन्वेंशनल स्तर। ठीक है, अच्छा, कन्वेंशनल स्तर में जैसे गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसकी ट्रिक है नैतिक विकास वाले की कि दंड से आज्ञाकारिता मिली और हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब जाकर सामाजिक सम्मान मिला, अंत में जब समझौते किए तब विवेक नाम मिला। ठीक है, ऐसे करके वो हम बात करेंगे, उसमें आगे आएगी तब। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये बाल्य अवस्था में जो नैतिक विकास के तहत है हम बात कर रहे हैं। इसकी जो कोलबर्ग का कन्वेंशनल लेवल है, जो सेकंड उसका लेवल है, जिसमें 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो दंड से आज्ञाकारिता मिली और हम अहंकारी बन गए। ठीक है, ये हो गया पहला लेवल। फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई और सामाजिक सम्मान मिला, यानी एक तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की जो ये अवस्था आती है, इसमें इसमें क्या है कि जो एक तो समाज है, ठीक है, वो जो बालक है और उसके जो माता पिता हैं, ठीक है, तो समाज और माता पिता की नज़र में, माता पिता की नज़र में अच्छा बनने के लिए क्या करेगा, वो नियमों का पालन करेगा। अच्छा बनने के लिए क्या करेगा, नियमों का पालन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका नैतिक विकास आ गया बाल्यावस्था। ठीक है, अच्छा, एक ये जैसे इसमें हो रहता है जो कानून व्यवस्था है। ठीक है, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था में जैसे उसके जो सामाजिक नियम हो गए। ठीक है, क्या हो गए, सामाजिक नियम, और जो भी कानून व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो सामाजिक नियम और जो व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन। ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन, ये पूरा ले लो और इसका भी पालन। ठीक है, तो ये किस में आ गई, अपने बाल्यावस्था के जो नैतिक विकास है उसमें आ जाएगी। तो एक तो बच्चा समाज और माता पिता की नज़र में अच्छा बनने के लिए मतलब जो नियम है उनका पालन करता है। ठीक है, और एक है कानून व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की। अच्छा, अब बात करते हैं हम किशोरावस्था की। किशोरावस्था का नैतिक विकास, जो 13 से 19 साल है, तो इसमें आएगा कोलबर्ग का पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। क्या आएगा, ठीक है, अच्छा, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में जैसे एक तो उसके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं सामाजिक
सामाजिक अनुबंध बोलते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को, या ठेका मान लो, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख लो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो नैतिक नियम है वो मतलब समाज कल्याण के लिए है, और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप लिख दो कि नैतिक नियम, ये इसमें लिखना है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध, नैतिक नियम समाज कल्याण के लिए है, ठीक है, कल्याण के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आ गई अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात, और एक जैसे मैंने आपको बताया कि दंड से आज्ञाकारिता मिली और हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब जाकर सामाजिक सम्मान मिला। अंत में जब समझौते किए, समझौते मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तब विवेक नाम मिला, यानी उच्चतम विवेक की अवस्था, या उसको सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चतम विवेक की अवस्था, उच्चतम विवेक, या फिर इसको लिख दो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल एथिकल मैच, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें जैसे उसकी व्यक्तिगत अंतरात्मा है, ठीक है, व्यक्तिगत अंतरात्मा। अच्छा, उसके अलावा जैसे न्याय आ गया, या फिर समानता आ गई, ठीक है, और अन्य जो जैसे मानवाधिकार आ गया, ठीक है। ये सारे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगी, इसमें किशोरावस्था में। इसमें ये मानते हैं कि जो नैतिक नियम है, मतलब उनको फॉलो करना चाहिए, नैतिक नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल का स्तर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कर चुके हैं शारीरिक विकास, ठीक है, उसके अलावा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, और संवेगात्मक विकास। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, और जो एक अपना वंशक्रम और वातावरण है, उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो विकास के सिद्धांत से पहले कुछ एक बातें हैं। तो पहला है अपना विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले अच्छा, तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः जैसे दो कारक माने जाते हैं। एक तो आनुवंशिक कारक, क्या हो गया, एक तो आनुवंशिक कारक हो गया, एक जो हमारे वातावरणीय कारक है, ठीक है, वातावरणीय कारक, ठीक है। तो आनुवंशिक जो कारक है, इसमें हम कुछ जैसे वंशक्रम, ये वंशक्रम से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो वंशक्रम के कुछ नियम है, ठीक है, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे एक आता है बीजमैन का, ठीक है, जो बीजकोश की निरंतरता का नियम है, बीजकोश की निरंतरता का नियम। अच्छा, सेकंड अपना आता है समानता का नियम, क्या आता है, समानता का। अच्छा, थर्ड इसमें आता है एक जो डिफरेंस यानी विभिन्नता का नियम, डिफरेंशिएबिलिटी, विभिन्नता का नियम, ठीक है।
अच्छा, और जैसे एक रिग्रेशन वाला है, उसको बोलते हैं प्रत्यागमन। क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन। तो प्रत्यागमन का एक है अपने अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। और एक अपना जो मेंडल वाला आता है, ठीक है, जो मटर के पौधों पर प्रयोग है, मेंडल का। ये अपने वंशक्रम से संबंधित नियम आते हैं, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने वातावरणीय जो कारक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं वातावरण में, जैसे उसका उसकी जो आर्थिक स्थिति वो हो गई, उसकी उसका सामाजिक वातावरण हो गया, ठीक है। अच्छा, उसकी जो शारीरिक स्थिति है, ठीक है, इसमें जैसे माता पिता के संबंध आ गए, माता पिता के संबंध, ठीक है, और ये बातें हम पढ़ें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे आनुवंशिक कारक हैं उनकी बात करेंगे। तो आनुवंशिक कारकों में पता है कि वो इसमें सबसे मेन चीज आती है, वो आता है वंशक्रम। क्या आता है? यानी हेरिडिटी, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कि हमारा शरीर है वो मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उन कोशिकाओं में जैसे मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। अब प्रत्येक कोशिका होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जैसे एक कोशिका लिख, ठीक है। एक कोशिका में जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, ठीक है। और जैसे ये जोड़े में होते हैं तो आप बोल सकते हो 23 जोड़े, ठीक। अच्छा, अब जो मतलब जो 23 गुणसूत्र हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि नर और मादा, ठीक है। तो इसके जैसे 44 गुणसूत्र तो सेम हो गए, ठीक है, एक एक अलग होता है, ठीक है, जो आगे जैसे मेल या फीमेल का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे 23 इसके हो गए और 23 इसके हो गए, ठीक है। टोटल हो गए अपने 46। तो 23 शुक्राणु और 23 अंडाणु, ये बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 23 गुणसूत्र हैं वो अंडाणु और 23 गुणसूत्र हैं वो शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु के 23 गुणसूत्र हो गए और अंडाणु के 23 गुणसूत्र हो गए। ये मिलकर क्या बनाएंगे? भ्रूण, यानी नए जीव का निर्माण हो। अच्छा, अब हमारे अंदर जो जीन होते हैं, ठीक है, वो मतलब मेन जो अपने आनुवंशिकता में वास्तविक जो कार्य करने वाले होते हैं, जिन हम कह सकते हैं रियल कैरियर, ठीक है, तो ये होते हैं। अच्छा, अब जो मैंने बताया कि 44 गुणसूत्र जो सेम होते हैं, यानी 22 तो नर में और 22 है मादा में, ठीक है, ये सेम होते हैं। इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑटोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि गुणसूत्रों में जो अपना इसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है, ठीक है, कौन सा? 23वां, दोनों में जो 23वां गुणसूत्र है वो मतलब सेक्स क्रोमोसोम होता है।
क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो यदि नर से आएगा तो वो वाई होगा, यानी एक्स वाई, ठीक है, और यदि मादा से है तो वो एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण। तो इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये आप ये मान के चलो कि एक्स वाई ले लो, ठीक है, नर से वाई हो गया और इससे एक्स हो गया, ठीक है, और ये जोड़ा बन जाएगा फिर एक। अच्छा, अब हमें थोड़ा मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। हमने वैसे बात की थी कि नर और मादा, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। तो जैसे पहले ये एक्स और ये एक्स मिला तो एक्स एक्स हो गया, ठीक है, फिर ये एक्स और ये एक्स मिला तो एक्स एक्स, फिर ये वाई और ये एक्स तो एक्स वाई, और ये एक्स वाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 50% जो फीमेल है और 50% ही क्या है, मेल, ठीक है। ये अपना निर्धारण हो गया किसका, लिंग का। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे वंशक्रम के नियम है। वंशक्रम के तो पहला नियम आता है अपना जो बीजमैन का है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। अच्छा, तो इसमें जो मेन नाम आता है वो आता है बीजमैन का। किसका आता है, बीजमैन का, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि इसमें जो मतलब बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोश होता है ना, वो क्या है, कभी नष्ट नहीं होता। क्या, कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। क्या चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो बीज कोश है उसका केवल ये काम नहीं है कि उत्पादक कोषों का निर्माण करना है, ठीक है। जो कि जो बीज कोश है वो मतलब बालक को उसके जो माता पिता है उससे मिलता जुलता मतलब ये कह सकते हैं कि उसके माता पिता से मिलता जुलता जो बीज कोश है वही क्या होता है, बालक में होता है, और वो आगे की पीढ़ियों तक क्या है, चलता रहता है, ठीक है। अब इस अवधारणा को मान्यता नहीं मिली, तो फिर अपना जो समानता का नियम है, ठीक है, समानता का नियम ये आया, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन सोरेनसन का नाम आता है, ठीक है। अच्छा, तो इस नियम में क्या है कि ये बताया गया है कि जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी क्या है, वैसी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि माता पिता जैसी संतान, माता पिता जैसी संतान, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गुण है ना, गुण माता पिता में मिलेंगे वैसे ही गुण किस में पाए जाएंगे, संतान में मिलेंगे। ये क्या है, समानता का नियम। और मतलब सोरेनसन ने बताया था कि जो बालक होता है या बच्चा होता है जैसे तीव्र, यदि उस बच्चे के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो जो बच्चा है वो भी क्या होगा, तीव्र बुद्धि वाला होगा। यदि मंद बुद्धि वाला है या मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे हैं वही मतलब है मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक उन्होंने मतलब एक तो बुद्धि के आधार पर बताया, ठीक है, और एक इन्होंने जो उसकी शारीरिक संरचना है, ठीक है, शारीरिक रचना बोल दो, संरचना बोल दो, ठीक है, वो भी क्या है, माता पिता जैसी ही होगी, ठीक है। ये बात उन्होंने समानता के नियम में। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जैसे कौन सा था अपना प्रत्यागमन का नियम,
अच्छा, गमन के नियम में क्या है कि इसमें भी मतलब मेन सोरेनसन का ही नाम आता है। इसके अनुसार मतलब जो संतानों में माता-पिता के मतलब विपरीत गुण पाए जाते हैं, मतलब उलट। जैसे इनका कहने का मतलब है कि जैसे गोरे माता-पिता है, क्या है? गोरे माता-पिता, ठीक है? इनके संतान में क्या पाए जाए? विपरीत गुण। विपरीत गुण का मतलब क्या हो गया कि संतान है वो क्या हो सकती है? अलग कलर की, यानी काली हो सकती है। एक काली नहीं बोलूंगा मैं, गेहुआ कर देता हूँ, ठीक है? गेहुआ कर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गोरे माता पिता की संतान है वो गोरी हो, ठीक है? अच्छा, अ, इसके अलावा जैसे उसके माता पिता प्रतिभाशाली हैं, क्या है? प्रतिभाशाली, ठीक है? तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे कम प्रतिभा वाले हो सकते हैं, ठीक है? बच्चे क्या हो सकते हैं? कम प्रतिभा वाले। या फिर आप बुद्धि की बात कर लो, यदि उसके माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो बच्चे क्या हैं? बच्चे मंद बुद्धि हो सकते हैं, बच्चे मंद बुद्धि, ठीक है? तो ये अपने प्रत्यागमन का नियम आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो प्रतिभा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिग्रेस, क्या बोलते हैं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं और आगे। अच्छा, तो बीज कोश का हो गया, समानता का हो गया, प्रत्यागमन हो गया। 4 नंबर आ गया जैसे अपना विभिन्नता का नियम, क्या गया? इसमें मेन जो नाम आता है वो आता है एक तो डार्विन का, और एक किसका आता है? लेमार्क, ठीक है? अच्छा, एक तो आ गया डार्विन का नाम और एक लेमार्क का नाम है, ठीक है? तो इस नियम में क्या होता है, मतलब विभिन्नता का अर्थ ये हो गया कि उसकी समानता, जो समानता का नियम है उसके ये उलट होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि संतानें वो अपने माता पिता के समान न होकर उससे क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है? तो इसमें लिख सकते हैं हम संतान है, संतान है वो माता पिता के समान न होकर, ठीक है? माता पिता के उनसे क्या होती है? उनसे भिन्न होती है। तो आप ये याद रखना कि लेमार्क सॉरी वो हमने जो पढ़ा था प्रत्यागमन का नियम, तो प्रत्यागमन में तो एक गुण भिन्न होते हैं। इसमें क्या है कि उनकी शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे वो उनसे एकदम क्या होंगे? भिन्न होंगे, ठीक है? जैसे लेमार्क इन्होंने चूहों पर प्रयोग किए थे, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि चूहे की पूंछ है ना, उनको काट दिया। क्या किया? काट दिया। और फिर इन्होंने देखा कि जब उनके माता पिता की पूंछें काट दी, तो फिर जो संतान हुए वो मतलब अ, वो बिना पूंछ वाली हुई, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही है शायद, कि मतलब जो उपयोग में न आने वाले, आप ये लिख सकते हो, उपयोग में न आने वाले, ठीक है, जो अवयव है या फिर उसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विशेषताओं का विलोप हो जाता है, ठीक है? यानी अगली पीढ़ियों में, अगली पीढ़ियों में, ठीक है? अगली पीढ़ियों में क्या हो जाता है? उनका विलोप हो जाता है। तो ये अपना आ गया विभिन्नता का नियम, डार्विन और लेमार्क। अच्छा, एक लेमार्क का हो रहता है, कितने नंबर आ गया ये? 6 नंबर क्या? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है?
अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में जैसे जो माता पिता के अपने जीवन में उनके जो अर्जित किए हुए गुण है ना, वो मतलब ये बोलते हैं कि संतानों को स्वतः ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो माता पिता द्वारा अपने जीवन में अर्जित अर्जित किए गए गुण संतानों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जीन के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आ गई। अच्छा, इसमें लेमार्क ने एक बात बताई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेमार्क ने बताया कि जो व्यक्तियों द्वारा उनके जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है ना, वो उनके द्वारा मतलब उत्पन्न किए जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको वो संक्रमित कर देते हैं। इसलिए इन्होंने संक्रमण शब्द का यूज किया। ठीक है, और ये मतलब बता रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब एक पीढ़ी के जो अर्जित गुण है ना, वो दूसरी पीढ़ी में क्या है, संक्रमित होकर चले जाते हैं, ये बोला है। ठीक है, पर जो आधुनिक शोधकर्ता है वो उन्होंने इस गुण को मतलब नहीं माना। ठीक है, तो ये बातें आती हैं। अच्छा, और कौन सा रह गया, एक वो मेंडल वाला रहा है, वो और कर लेते हैं। ठीक है, मटर के पौधे वाला। तो 7 नंबर आ गया अपना मेंडल का नियम। क्या आ गया, मेंडल का। अच्छा, अब मेंडल ने मतलब मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये मतलब आनुवंशिकता पर जो मटर के आनुवंशिक गुण है उन पे उन्होंने शोध किया था। और इन्होंने मतलब शोध से निष्कर्ष ये निकाला कि जो वर्ण संकर प्राणी है वो अपने मतलब सामान्य रूप की ओर ही अग्रसर होते हैं। ठीक है, जिसको इन्होंने मेंडलवाद की धारणा बताया। ठीक है, तो हम सीधा मटर का प्रयोग भी पढ़ लेते हैं। तो मेंडल का मटर के पौधे पर प्रयोग। ठीक है, तो इन्होंने जैसे एक तो शुद्ध बड़ी मटर ली। ठीक है, मतलब एक छोटी ली। ठीक है, तो एक तो आप ये लिख दो कि शुद्ध बड़ी मटर और एक छोटी छोटी मटर। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने जैसे इनके संकरण से एक वर्ण संकर मटर है, इसको बनाया। ठीक है, अच्छा, अब इससे उन्होंने क्या है कि जैसे अच्छा, इससे इन्होंने 4 परिणाम निकाले। ठीक है, 4 परिणाम में जैसे 25% तो आ गई अपनी शुद्ध बड़ी मटर। ठीक है, अच्छा, ये तीन तीन कर लेते। एक 50% आ गई। ठीक है, 50% में जैसे बड़ी वर्ण संकर मटर आ गई। क्या आ गई, वर्ण संकर मटर। ठीक है, और 25% में इधर आ गई अपनी जो शुद्ध, इधर तो शुद्ध बड़ी आई, इधर शुद्ध छोटी मटर। ठीक है, तो अच्छा, इन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किए थे। तो इन्होंने जो चूहों और मटर पर प्रयोग किए उसके आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो मतलब ज़्यादा जो प्रबल गुण होते हैं, ठीक है, वो मतलब उनके जो सूत्र गुण होते हैं उनको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, यानी लेटेंट स्टेज में उनको, या हम कह सकते हैं छुपा लेते हैं या छुपा देते हैं। ठीक है, तो जो छुपे हुए है ना, जो उसके अव्यक्त गुण है वो प्रकट होकर है वो मुख्य गुणों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, और यही स्थिति है वो प्रत्यागमन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने बात की जो वंशक्रम के नियम है। और इसके अलावा आनुवंशिक कारक में जैसे पोषण आ गया। ठीक है,
पोषण हो गया। अच्छा, माता का स्वास्थ्य, ठीक है, माता का स्वास्थ्य स्वास्थ्य इस पर भी निर्भर करता है। माता का जो खान पान है वो भी क्या है, वंशक्रम को प्रभावित करता है, उसके आनुवंशिक गुणों को, ठीक है। तो एक तो पोषण है वो अच्छा, मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा प्रोटीन, ठीक है, वसा वगैरह हो गई, ठीक है, उपयुक्त मात्रा में। उसके अलावा जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स, ठीक है, इनकी क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। अच्छा, माता का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक माता का खान पान भी उसका मतलब अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य हो गया, माता का मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, माता का मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी तनाव मुक्त होनी चाहिए माता, ठीक है। तो तनाव मुक्त रहेगी तो शिशु का जो वंशक्रम है वो अच्छा होगा। और यदि तनाव से वो ग्रसित है तो उसका प्रभाव जो शिशु के मतलब वंशक्रम पर है उस पर पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ वातावरणीय कारकों की। इसकी वातावरणीय कारक, तो वातावरण में जैसे घर का माहौल आ गया, ठीक है, घर का माहौल, ठीक है। अच्छा, और सामाजिक स्थिति हो गई, ठीक है, उसके अलावा आर्थिक स्थिति हो गई, ठीक है, इनका भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो वैवाहिक संबंध हैं वो हो गए, ठीक है। तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब घर का माहौल बिगड़ा हुआ होगा तो उस पर भी मतलब विकास पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, सभी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए ताकि वो उनको चीज़ों की पूर्ति हो सके। और जो माता पिता के संबंध है वो भी, जो वैवाहिक संबंध है वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनके लड़ने झगड़ने का भी प्रभाव है विकास पर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो विकास की थ्योरीज हैं वो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।